अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान लाइव और मैं हूं अली डार और मैं हूं आयशा सलमान। हेडलाइंस आप जान चुके, पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे और एक बार नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पर। तो आज की हमारी पहली खबर है कि रुपया कमज़ोर हो रहा है, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। पहले बहुत अच्छी खबरें आ रही थी मईशत के हवाले से, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रुपया कमज़ोर हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे और मुआशी तज्ज़ियाकारों से भी बात करेंगे और रीज़न्स जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। और दूसरी आज की हमारी खबर है कि बाबर खाली हाथ वापस लौट आए और सिर्फ वो खाली नहीं लौटे, अपने साथ जो उनकी पूरी टीम थी, जो पूरा रोटी ग्रुप था, वो भी साथ वापस आ गया है। और दिल तो उदास हैं ही कि वापस तो आ गए, खाली हाथ वापस आए हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि चलें एटलीस्ट सेमीफाइनल खेल लेते तो सिचुएशन और बिल्कुल सिचुएशन और होती और लोग बड़े मायूस हैं। लेकिन लोग एक और चीज़ से भी मायूस है नाज़रीन, वो है OIC मुर्दा घोड़ा। ये क्या मामला है? OIC का इजलास था, उसके अंदर क्या हुआ और क्या अब होगा, उसकी बात करेंगे। जबकि नवाज शरीफ का मिशन कोयटा क्या है, वहां पर किनसे मुलाकातें करने जा रहे हैं, उसकी भी बात करेंगे। और स्मॉग एक बार फिर से वापस आ गई है, जो कुछ दिन पहले कम हुई थी। 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी, हमें लग रहा था कि स्मोक अब बहुत हद तक कम हो जाएगी, हो भी गई थी। AQI 130 तक आया था और लेकिन ऐसा एक थोड़ी सी बारिश थी, उससे शायद उतना असर और ना हुआ, फिर 300 से ऊपर चला गया। एग्जैक्टली विदिन 2 डेज अब दोबारा 300 प्लस हो गया। इसके क्या इम्पैक्ट हो सकता है और हेल्थ कितनी मुतासर हो रही है, इससे कैसे बचा जा सकता है। जो लॉकडाउन था वो तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन AQI फिर दोबारा 300 पर आ गया। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आज के हम टॉप स्टोरी का जिक्र करें तो मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। 15 नवंबर से डीजल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी मुतवक्के है। पेट्रोल की कीमतों में भी 2 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 4.5 रुपये फ़ी लीटर कमी की जा सकती है। लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में 15 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। ओगरा कीमतों से मुतालिक समरी 15 नवंबर को वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद इसकी हतमी मंजूरी देंगे। जबकि आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतें औसत $5 कम हुई हैं। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुर्तज़ा, 15 नवंबर को दोबारा से एक बार ये हम गूंज सुनाई दे रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के है। कितनी कमी हो सकती है और क्या रीजंस हैं इसके पीछे? जी बिल्कुल, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें जो हैं वो गुज़िश्ता 15 रोज से कम हुई हैं और तकरीबन जो पेट्रोल है, अगर हम उसकी बात करें तो 10 रोज में $92 फी बैरल पे ट्रेड हुआ है, पाकिस्तान ने खरीदा है। और आर्मी मार्केट में जो डीजल की कीमत है वो तकरीबन $111.68 जो है वो रही है फी बैरल। इसी तरह से LDO जो है, मिट्टी का तेल है, उसकी कीमत में भी कमी हुई है। तो इस कमी का जो रिलीफ है वो भी अवाम को फराहम करने के लिए जो वर्किंग है वो स्टार्ट कर दी गई है। और जो इम्कान है कि अगर $92 फी बैरल अगर पेट्रोल ट्रेड हो तो उसमें हमें तकरीबन 2 से ढाई रुपये का हो सकता है रिलीफ फराहम किया जा सकता है। ये क्वेश्चन मौजूद है। इसी तरह से जो डीजल की कीमत में कमी हुई है पर बैरल, उसमें 8 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान है कि 15 नवंबर तक जो है वो डीजल की कीमत 8 रुपये कम हो जाएगी। इस तरह से जो LDO है, लाइट डीजल ऑयल, उसकी कीमत में भी तकरीबन 16 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान है। मिट्टी का तेल जो है उसकी कीमत 4.5 रुपये फी लीटर कम होगी। तो इस तरह से जो वर्किंग है उसके मुताबिक अगर रिलीफ फराहम करना है तो, लेकिन फैसला जाहिर है पहले अगर अपनी समरी तैयार करेगा 14 तारीख को और फिर वो समरी जाएगी वजारत खजाना को भी, वजारत पेट्रोलियम को भी, वो वज़ीर आज़म से डिस्कस करेंगे और वज़ीर आज़म से डिस्कस करेंगे, उसके बाद हतमी फैसला होगा, फिर अनाउंस भी कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। दूसरी जानिब खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 100 इंडेक्स 56,000 की सतह अबूर कर गया है। 100 इंडेक्स में 897 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मार्केट 56,289 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है और ये ताज़ा तरीन एदाद शुमार हैं जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है नजीब नाइच ने। नजीब, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, स्टॉक मार्केट 56,000 की हद जो है वो उससे एक तो IMF के साथ जो मुज़ाकरात है वो मुस्बित, उसमें पेशरफ सामने आ रही है। दूसरी जानिब जो शरह सूद है उसमें ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अब जब
इजलास होगा स्टेट बैंक का, उसमें शरह सूद में कमी आएगी, जिसके बाद मार्केट में मुसलसल अप ट्रेंड देखा जा रहा है। इस वक्त 56,000 से भी ऊपर ट्रेड कर रही है। दूसरी जानब करेंसी पर इस वक्त जो है दबाव बरकरार है और डॉलर मजीद महंगा हो रहा है। उसकी वजह खास तौर पर मुख्तलिफ जो इम्पोर्टर्स हैं उनकी जानिब से डॉलर की बाइंग ज्यादा है। जो पोर्ट पर सामान पड़ा है उसकी खरीदारी के हवाले से डॉलर की पेमेंट जारी है, जिसके बायस डॉलर पर दबाव है। लेकिन करेंसी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये दबाव आर्जी है। इसके बाद जो है जब ये पेमेंट्स हो जाएंगी उसके बाद करेंसी मार्केट में बेहतरी आएगी। ठीक है नजीम नाइच, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरबैंक में डॉलर 87 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 90 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। तफसीलात ये बताई जा रही हैं कि डॉलर 287 रुपये में मिल रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर का ये रेट है जिस पर इसकी फ़रोख्त जारी है और इंटरबैंक में डॉलर अब 87 पैसे महंगा हो चुका है। 287 रुपये 90 पैसे का हो चुका है इंटरबैंक में डॉलर। ओपन मार्केट में डॉलर की बात करें तो 288 रुपये में इसकी फ़रोख्त जारी है। रुपया कमज़ोर हुआ है। पिछले दिन हम देख रहे हैं कि डॉलर मुसलसल तगड़ा होता नज़र आ रहा है और क्या इसके पीछे रीज़न्स हैं उसको भी हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा और तकनीकी दौर जारी है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की सरबराही में वफ़द मुज़ाकरात में शरीक हुआ है। बिल्कुल, ये एक अहम डेवलपमेंट है कि IMF के साथ मुज़ाकरात का दूसरा तकनीकी दौर जारी है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की सरबराही में वफ़द की मुज़ाकरात में ये शिरकत है। तफसीलात ये बताई जा रही हैं कि IMF वफ़द ने अपने मुतालबात और सिफारिशात से आगाह कर दिया है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का दूसरा तकनीकी दौर जारी है और चेयरमैन FBR भी मुज़ाकरात में शरीक हुए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक भी शरीक हुए हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि वज़ारत ख़ज़ाना, FBR, स्टेट बैंक और वज़ारत तवानाई हुक्काम की भी मुज़ाकरात में ये शिरकत है। यकीनी तौर पे अहम ये मुज़ाकरात हैं और देखा जाएगा कि कितनी किस्त पाकिस्तान को मिलती है और किस तरह से मज़ीद मामला चलेंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहने की खबरें हैं। ज़रा इसकी तस्दीक भी करते हैं और ये बताया जा रहा है कि IMF के साथ इक़्तिसादी डेटा भी शेयर किया गया है। ये भी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। तकनीकी सतह पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का दूसरा तकनीकी दौर जारी है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं। खुर्रम शहजाद माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तो हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में बेहतरी आ रही है, बुलंद तरीन सतह पर स्टॉक मार्केट इस वक्त मौजूद है। क्या इसके पीछे जो टेक्निकल रीज़न है उसको हम IMF के मुज़ाकरात कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए 2-3 रीज़न है इसके पीछे और उसमें एक रीज़न आपने बिल्कुल सही बयान किया कि IMF के साथ मुज़ाकरात हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल हैं और वो ऑन ट्रैक हैं। और इसके अलावा जो है मार्केट में आपने देखा है कि इलेक्शन की डेट का भी अनाउंसमेंट हुई है और उसकी वजह से क्लैरिटी आई है। इन्वेस्टर्स को जो है अदम इस्तेहकाम की जो पहले थी वो थोड़ी सी कम हुई है और उसके साथ साथ शरह सूद में भी कमी के इम्कान है आगे, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है और इन्वेस्टर जो है वो फिक्स्ड इनकम से पैसे निकाल के इक्विटी मार्केट की तरफ आता है। लेकिन खुर्रम शहजाद साहब, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो मजीद तगड़ा होना शुरू हो गया, रुपया फिर से कमजोर हो रहा है। इसके पीछे का रीजन है? देखिए, ये नेचुरल है कि इतना ज्यादा कमजोर नहीं हुआ है रुपया। जिस तरह से नीचे आया था उस तरह से ऊपर भी जा रहा है और ये अगर जेन्युइन डिमांड है और आपकी इम्पोर्ट्स की वजह से डिमांड आ रही है, कर्जों की अदायगियां हैं, आपके पास रिजर्व कम है, तो ये ऐसा होगा। ये कहना बहुत मुश्किल था और अभी भी रुपया जो है वो नीचे आएगा बहुत ज्यादा और रुक जाएगा, ये ठीक नहीं है क्योंकि हमारी अदायगियां अभी भी बहुत ज्यादा है और हमारे पास डॉलर बहुत कम है। जब तक एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और सही मानों में रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होती हमारे बाहर की डेट की और लोकल डेट की, उस वक्त तक आप एक्सपेक्ट ना करें कि रुपया जो है बहुत नीचे आ जाएगा और बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो खुर्रम शहजाद साहब, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या आने वाले दिनों के अंदर इसमें कुछ बेहतरी आएगी, रुपए के अंदर डॉलर फिर से नीचे आएगा, जो क्रैकडाउन चल रहे हैं, जो पाकिस्तान में सरमायाकारी आने की बातें चल रही हैं, उसके बाद कुछ बेहतरी आ सकती है? बिल्कुल जी, देखिए ये डिपेंड करता है कि आगे किस तरह से इलेक्शन के बाद की गवर्नमेंट आती है, तो वो गवर्नमेंट किस तरह से जो हमारे करीबी रिफॉर्म्स हैं जिसमें एनर्जी के रिफॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट की अपनी कंपनियां हैं बहुत ज्यादा, उनको ठीक करना है, उनको बेचना है, उनको एक तरफ करना है, प्राइवेट सेक्टर को देना है और बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जिसमें टैक्स के रिफॉर्म्स है, टैक्स को कम करना है, बहुत सारी चीजें करनी है जिसकी वजह से
सस्टेनेबल जो है इकोनॉमी होगी, उसमें अभी बहुत टाइम है, जो है वो 3, 4, 5 महीने हैं, उसकी बात पता चलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, थोड़ी सी बेहतरी हुई है, तो मेरे सामने ये एक अच्छी ठीक है खुरम साहब, लास्ट आंसर वेरी क्विकली दे दीजिएगा। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने IMF की तमाम तर जो शराइत हैं वो पूरी कर ली हैं, पूरी की हैं शराइत पाकिस्तान ने? जी लाजमी शराइत सारी पूरी की हैं, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि रिव्यू जो है वो बेहतर होगा, और कुछ मेरे ख्याल में 1-2 चीजें होंगी जिस वजह से IMF। ठीक है खुरम शहजाद, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक अहम खबर है जिससे मैं नाज़रीन को अपडेट करना है कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है कि बुशरा बीबी, फराह गोगी, फवाद चौधरी की नैब तलबी का ये मामला है, और इस हवाले से डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि चेयरमैन PTI की अहलिया का स्टेटस मुलजिमा में तब्दील कर दिया गया था। बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश हो गई हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुशरा बीबी को नैब रावलपिंडी में तलब किया गया था। आराजी मुकदमे में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी पेश नहीं हुए। नैब रावलपिंडी ने आज उनको तलब किया था। फराह गोगी को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में दिन 3:30 बजे मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया। अहम डेवलपमेंट, चेयरमैन PTI की अहलिया का स्टेटस अब तब्दील कर दिया गया है, मुलजिमा कर दिया गया है उनका स्टेटस। बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश हो गई हैं। एराजी मुकदमे में साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी पेश अभी तक नहीं हुए हैं, और बुशरा बीबी वहां पहुंच चुकी हैं। दिन 2 बजे उन्हें तलब किया गया था, और अब ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि वो नैब रावलपिंडी पेश हो गई हैं। बुशरा बीबी वहां पहुंच चुकी हैं। आपको अपडेट करें, इस वक्त करंट डेवलपमेंट ये है कि बुशरा बीबी को तलब किया गया था, वो वहाँ पहुँच चुकी हैं। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। आदिल, इस वक्त क्या वहाँ पर मंजरकशी कीजिएगा? नैब रावलपिंडी पहुँच गई हैं बुशरा बीबी, उनके साथ मजीद कौन है? देखिए, नैब रावलपिंडी ऑफिस की तहकीकाती टीम की जानिब से आज 3 तलबी के नोटिस जो है वो जारी किए गए थे। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तलब किया गया था। इसके अलावा फराह गोगी को भी आज तलब किया गया था नैब रावलपिंडी ऑफिस की जानिब से। इसके अलावा फवाद चौधरी को पिंड ज़ादन ताजेलम जो प्रोजेक्ट था, हाईवे प्रोजेक्ट, उसमें सियासी असर रसूख पर जो अराजी खरीदने का मुकदमा था, उसमें फवाद चौधरी को आज तलब किया गया था नैब रावलपिंडी की तहकीकाती टीम की जानिब से। और फवाद चौधरी को 12 बजे बुलाया गया था, ताहम उनकी जानिब से कोई भी पेश नहीं हुआ, ना वो खुद पेश हुए नैब के ऑफिस, ना ही कोई वकील या ना ही कोई जवाब जो है उनकी तरफ से नैब ऑफिस में जमा करवाया गया। इसके अलावा जो बुशरा बीबी है उनको 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तलब किया गया था, ताहम 2 बजे बुलाया गया था बुशरा बीबी को, और अब बुशरा बीबी जो है नैब ऑफिस पेश हो चुकी हैं। उनके हमरा उनके वकला जो है वो भी नैब ऑफिस में पेश हुए हैं। नैब की तहकीकाती टीम जो है अब जो बुशरा बीबी है उनसे तहकीकात करेंगे, ताहम नैब की जानिब से अब बुशरा बीबी का स्टेटस जो है वो भी तब्दील कर दिया गया है, और बतौर मुलजिमा आज बुशरा बीबी नैब ऑफिस में पेश हुई है। इसके अलावा नैब की जानिब से एहसाब अदालत में जब बुशरा बीबी पेश हुई थी तो कहा गया था कि नैब को इस केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है वो मतलूब नहीं है। ताहम अब बुशरा बीबी जो है वो पेश हो चुकी है और बतौर मुलजिमा आज नैब ऑफिस में पेश हुई है। पहली पेशी है बतौर मुलजिमा, और नैब की तहकीकाती टीम जो है अब उनसे तफ्तीश करेगी। नईम हैदर पंजोता जो उनके वकील हैं वो भी उनके हमरा नैब ऑफिस पहुंच चुके हैं। इसके अलावा फराह गोगी को भी आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तलब किया गया था नैब ऑफिस की जानिब से। 3 बजे फराह गोगी को तलब किया गया था नैब की तहकीकाती टीम की जानिब से। तो ये आज 3 तलबी के नोटिस जो है नैब ऑफिस की जानिब से जारी किए गए थे, जिसमें से बुशरा बीबी जो है इस वक्त नैब ऑफिस में पेश हो चुकी हैं। जी ठीक है, आदिल सईद अब्बासी ये भी बताइएगा कि ज़रा क्लियर कीजिएगा इस हवाले से कि क्या उनकी गिरफ्तारी आज अमल में आ सकती है, गिरफ्तार उनको आज किया जा सकता है, या सिर्फ उनको पेश होना ज़रूरी था आज? एहसाब अदालत में जब इसी केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हो रही थी तो जज बशीर अहमद की जानिब से, मोहम्मद बशीर की जानिब से नैब हुकाम को पूछा गया था कि क्या आपको बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है, जिस पर नैब की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था अदालत में कि नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है वो मतलूब नहीं है। लिहाजा आज बुशरा बीबी जो है बतौर मुलजिमा पेश हुई हैं। अब नैब उनको गिरफ्तार करती है नहीं, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन एहसाब अदालत में वो नैब जो है अपना बयान दे चुकी है। इस केस में जो बुशरा बीबी है उनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। ताहम उस वक्त बुशरा बीबी का स्टेटस जो है वो मुलजिमा का नहीं था, और अब
जो स्टेटस है वो चेंज हो चुका है। बुशरा बीबी का बतौर मुल्जिमा आज पेश हुई है, तो इस हवाले से नैब क्या हिकमत अमली अपनाता है, उस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ठीक है, नैब क्या हिकमत अमली अपनाता है ये तो डेफिनेटली सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया आदिल सिद्दीकी इस हवाले से। और अब कुछ बात करें क्रिकेट के हवाले से, तो मिकी आर्थर बाबर आजम के हक में बोल पड़े हैं और कहते हैं कि बाबर आजम को अभी सीखने दें, कप्तानी से उसको ना हटाएं, बाबर आजम को मौका देना चाहिए, वो गलतियों से सबक सीखेगा। मैं बाबर के साथ खड़ा हूं, वो मेरे बहुत ही करीब हैं। मिकी आर्थर ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कप्तान बाबर आजम मुश्किल में हैं, उन पर कप्तानी छोड़ने का भी दबाव है, हम इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेल पाए। मिकी आर्थर बाबर आजम के हक में बोल पड़े हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र इख्तिताम पजीर होने के बाद कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए हैं। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के 13वें एडिशन में शिरकत के बाद कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। रात गए कप्तान बाबर आजम निजी एयरलाइन की परवाज़ के ज़रिए दुबई से वापस लाहौर पहुंचे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर और क्रिकेट बोर्ड अमले के दीगर अरकान भी बाबर आजम के साथ ही लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। कौमी क्रिकेट टीम का 22 अरकान पर मुश्तमिल दूसरा ग्रुप भी भारत से दुबई के लिए रवाना हो चुका है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, इमाम उल हक, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज और दीगर खिलाड़ी भी शामिल हैं। और कहा जा रहा है कि हसन अली वहाँ पर उन्होंने स्टे किया है भारत में, और उनके अलावा बाकी तमाम खिलाड़ी वतन वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। बाबर आजम, ये आप मनाजिर देख रहे हैं, कल रात वो निजी एयरलाइन के ज़रिए पहुँचे हैं, लाहौर पहुँचे हैं बरास्ता दुबई। और ये आप मनाजिर देख सकते हैं, ये कल रात के आपको मनाजिर दिखा रहे हैं जिस वक्त बाबर आजम यहाँ पर लैंड किया था उनका तैयारा, और वो लाहौर पहुँच चुके हैं। लाहौर एयरपोर्ट पहुँचे कौमी क्रिकेट टीम का 22 अरकान पर मुश्तमिल ये दूसरा ग्रुप था जो भारत से अब रवाना हो चुका है, दूसरा ग्रुप भी। और दूसरे ग्रुप में शाहीन शाह अफरीदी शामिल है, इमाम उल हक, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज और दीगर खिलाड़ी भी शामिल हैं। मॉर्कल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका सफ़र ख़त्म हो चुका है। मॉर्नी मॉर्कल ने पीसीबी को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मॉर्नी मॉर्कल साउथ अफ्रीका T20 लीग में मसरूफ़ होंगे। उमर गुल पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच के मजबूत उम्मीदवार हैं। मॉर्नी मॉर्कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान टीम के साथ नहीं होंगे। मॉर्नी मॉर्कल का साउथ अफ्रीका लीग में एक फ्रेंचाइज के साथ मुआहिदा भी तय पाया है। तो इस वर्ल्ड कप के बाद जो पाकिस्तानी टीम के बॉलिंग कोच थे उनका सफ़र ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। इस फैसले से उन्होंने पीसीबी को आगाह भी कर दिया है। ज़राए बताते हैं कि मॉर्नी मॉर्कल साउथ अफ्रीका T20 लीग में मसरूफ़ होंगे, इसलिए वो पाकिस्तानी टीम के साथ नहीं हो पाएंगे। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, PNN के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, फाइनली पाकिस्तानी टीम लाहौर पहुंच गई है और हमने देखा लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑब्वियसली उनका वैसा इस्तकबाल तो नहीं किया गया। कोई इंसाइट्स बताइए, दूसरी जो टीम मेंबर्स हैं वो कब तक पहुंचेंगे, और हसन अली अभी तक इंडिया में ही हैं, वो कब तक आएंगे पाकिस्तान? बिल्कुल आयशा, सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया। तो आपको बताऊं कि पूरी टीम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं। ऑफिशियल भी मैच और जो टीम ऑफिशियल्स हैं वो भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। मिकी आर्थर 3 रोज के बाद वो 3 दिन दुबई में क्याम करेंगे और 3 रोज के बाद 16 तारीख को वो वतन वापस पहुंचेंगे। जहां तक हसन अली क्योंकि शादी के बाद पहली मरतबा अपने ससुराल गए हैं तो वो वहां पर 22 तारीख तक रहेंगे। जहां आपने बात की कि पाकिस्तान टीम का जो इस्तकबाल के हवाले से, देखिए रात 1:20 पर ये फ्लाइट आई जिसमें बाबर आजम और दीगर खिलाड़ी मौजूद थे, और दूसरी फ्लाइट सुबह 7:20 पर पहुंची। ये 2 फ्लाइट्स में लाहौर और सियालकोट और दीगर इलाकों से तल्लुक रखने वाले प्लेयर्स पहुंचे। एक फ्लाइट सुबह 8 बजे सियालकोट पहुंची, उसमें भी कुछ प्लेयर शामिल थे, और एक ही फ्लाइट सुबह 8 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची है। तो इस 4 फ्लाइटों के जरिए पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी ऑफिशियल वतन वापस पहुंच गए हैं। जहां तक अंदरूनी बात है तो मैं आपको बता देता हूं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द जो टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं उनको बुलाने जा रहा है, और अगले 1 से 2 रोज में तमाम खिलाड़ियों को बुलाकर उनका मौकफ लिया जाएगा कि वर्ल्ड कप में ऐसा क्या हुआ। इसके साथ साथ जो कप्तान
टीम मैनेजर। चौधरी साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। अजहर खान साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर खान साहब, टीम तो वापस आ गई है और बड़े दुखी दिल के साथ हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि टीम उम्मीदें ये लगाई थी, बाबर आजम ने, उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है कि हम टॉप 2 में जाने की कोशिश करेंगे और कप लेकर आएंगे। तो वो सफ़र कप लेके आने तक का सफ़र अब टॉप 4 में भी नहीं जा सकी, सेमीफाइनल में भी नहीं जा सकी। अब मिकी आर्थर कह रहे हैं कि मैं बाबर आजम के साथ हूँ, उसे कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए, उसे एक और मौका देना चाहिए। आप क्या समझते हैं? देखिए जी, मिकी आर्थर जो है ना, पहले तो ये डिसाइड कर लें कि वो डब्ल्यूशाई के कोच हैं या पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर क्रिकेट हैं। इस चीज का पहले तो फैसला कर लें। चेयरमैन पीसीबी बैठकर उनके साथ 1-to-1 बात कर लें कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट के खैर ख्वाह हैं कि आप डब्ल्यूशाई की क्रिकेट के खैर ख्वाह हैं। सेकेंडली, जो मिकी आर्थर हैं, पहले उनसे पूछा जाए कि 2019 में जब पाकिस्तान की टीम अपने नेट रन रेट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किया था, तो क्या यही वजह है कि आज भी हम 4 साल के बाद उसी चीज का नतीजा भुगत रहे हैं? तो ये तो जो डायरेक्टर क्रिकेट है या हेड कोच है या कैप्टन है, उन सबसे इस चीज से कब पूछा जाए। तो अगर वो आपको तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके और उसको आप एक्सेप्टेंस ना हो, तो मिकी आर्थर से बड़ी आराम से प्यार मोहब्बत के साथ कहते हैं कि जी वी डू नॉट हैव एनी प्लेस फॉर यू इन फ्यूचर, आप प्लीज यहाँ से जाएं और आप डब्ल्यूशाई को कोच करें। आप पाकिस्तान की टीम को कोच करने के काबिल नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट का इतना प्यार है तो आप फिर यहाँ 12 महीने क्यों नहीं रहते? यहाँ पर 12 महीने कोचिंग क्यों नहीं करते? यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर लड़कों को क्यों नहीं देखते? कभी आपने जाके फर्स्ट क्लास का मैच देखा है? नो, यू हैवंट बीन टू एनी क्रिकेट ग्राउंड। तो क्या ये पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए आते हैं? अच्छा खान साहब, ये जो आप बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, हम अगर ये बात कर रहे हैं तो यकीनन जो ऑफिशियल्स हैं पीसीबी के, उनके नॉलेज में भी ये बात होगी कि अगर जो टीम के कोच हैं और 4 साल पहले जो हमने गलतियां की, 4 साल बाद भी हम वही गलतियां कर रहे हैं और कोच यहाँ पर होते ही नहीं है 12 महीने, तो ये टीम ऑफिशियल्स को नहीं सोचना चाहिए? चलें, प्लेयर्स पर तो जिम्मेदारी आती है ना, प्लेयर्स तो जवाबदेह होंगे। जो कोचेज हैं सारे, जो पूरा एक अमला है और बहुत हाईली पेड है, उनसे कोई नहीं पूछेगा? नहीं, देखें, मुझे ये बताया ना कि कोचेज जो है वो कौन है, पाकिस्तान से कौन कौन कोच बिलोंग करता है? एक आपके पास असिस्टेंट कोच है, दैट्स इट। उसके अलावा तो आपके पास अब बॉलिंग कोच जो है, जो आपने अभी जिक्र साहब ने किया, मॉर्नी मॉर्कल, वो पाकिस्तान आए बगैर ही वो चले गए हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया? उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जी मैं तो फास्ट बॉलिंग कोच हूँ, स्पिनिंग कोच का तो मेरे लिए कोई मामला नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो मुझे ये बताइए किस तरह के कोचेज हैं कि जब वो पाकिस्तान की तरफ आते ही नहीं है, वो दुबई से सीधे चले गए श्रीलंका से वो चले गए वहां पर हिंदुस्तान से वो वर्ल्ड कप खत्म करके सीधा जो है साउथ अफ्रीका चले गए। खान साहब, स्काइप पे समझाते होंगे शायद स्पिन बॉलिंग या कुछ इस तरह की, स्काइप पे कोई सिस्टम होगा उनका? नहीं, क्या सिस्टम होगा? उन्होंने तो खुद एक्सेप्ट किया कि मुझे तो स्पिन बॉलिंग का पता ही नहीं है। तो फास्ट बॉलिंग में कौन से 4 चांद इन्होंने लगा दिए, मुझे बताएं। सबसे ज्यादा रन तो आपके 533 रन जो है इस वर्ल्ड कप में आपके जो फास्ट बॉलर है, जो हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ ने 533 रन दिए 9 मैचेस में, 16 विकेट ली हैं। तो आप मुझे बताइए कि फिर किसको कोच किया है? कहाँ पर उन्होंने क्रिकेटिंग स्किल का जो है वो अपना ट्रांसफर किया है कि हाँ भाई तुम इस 9 लाइन पर करो, इस एरिया पे करो। आप नया गेंद आपके पास होता नहीं है। कभी आप पावर प्ले में इफ्तिखार को बॉलिंग करवा देते हैं, कभी आप किसी से बॉलिंग करवा देते हैं। हसन अली को लेके गए, फिर उसको ड्रॉप कर दिया, फिर खिला दिया, फिर ड्रॉप कर दिया। यू वर नॉट कंसिस्टेंट इन योर सिलेक्शन। तो कहाँ से आप समझेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा अजहर खान साहब, ये क्या रीजन है? अजहर खान साहब, क्या रीजन है कि हम लोग मॉर्नी मॉर्कल को रखते हैं और जो पाकिस्तान आना पसंद नहीं करते हैं, मिकी आर्थर को रखते हैं, जो पूरे 12 महीने यहाँ नहीं होते हैं, पता नहीं किस तरह से कोचिंग करते होंगे। हमारे पास क्या अपने जो हमारे लेजेंड्स खेल चुके हैं, जो हमारे अपने हीरोज हैं, हम उनसे क्यों नहीं सीखते हैं? उनको क्यों नहीं रखते हैं कोचिंग के लिए? नहीं, ये मिकी आर्थर तो ये तो पूछे कि डब्ल्यूशाई जो कि 2nd डिवीजन खेलती है इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में, इनकी वहाँ क्या पोजीशन थी? ये आखिरी नंबर पर थे वहां पर। वो क्वालिफाई भी नहीं कर सकते थे डिवीजन 1 में, और सबसे नीचे थे। इन्होंने श्रीलंका को कोच किया, वहां की इन्होंने जो श्रीलंका प्रीमियर लीग की जो टीम थी
वो सबसे आखिर नंबर पर थी। सही। तो कौन से ऐसे कोच है कि जो इनको सरकार के पर लगे हुए हैं कि इनके बगैर नहीं खान साहब, जो वो कोच है उनके बारे में तो एक स्टेटमेंट तक नहीं दी है और कुर्बानी का बकरा बना दिया है। इंजमामुल हक साहब को चीफ सेलेक्टर थे, उनके खिलाफ जिस तरह से पूरी एक कैंपेन चलती है। चौधरी साहब, क्या कुर्बानी का बकरा आपको लगे, जो जैसे इंजमाम को बनाया है, तो क्या बाबर को भी वही बना देंगे कुर्बानी का बकरा? और जो खान साहब बात कर रहे हैं उनके उस पर तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आती है। कबल अज वक्त है कि इंजमामुल हक को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, क्योंकि अभी जो मफादात का टकराव था उस पर तहकीकात हो रही है। टीम की कारकर्दगी का पर अभी वो जवाबदेह हैं, क्योंकि अभी उनको जो ओहदे से हटाया या उन्होंने इस्तीफा दिया, वो तो एक प्लेयर क्लाइंट एजेंट कंपनी थी जो जिस पर उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी टीम की कारकर्दगी के पर तो उन पर सवाल होने हैं। अभी उनसे पूछा जाना है कि ये आपने टीम सेलेक्ट की थी, लेकिन वो भी टीवी चैनल्स पर आकर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं कि मुझे जब मैं 7 तारीख को आया, 8 तारीख को मुझे टीम देनी थी। तो लिहाजा वो कैसे इसकी जिम्मेदारी वो भी नहीं लेंगे, वो भी कहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे ये नाम दिए कि ये टीम अनाउंस कर दो। तो देखें वो भी बच जाएंगे, वो भी कुर्बानी का बकरा नहीं बनेंगे। और जहां तक रहा बाबर आजम का सवाल, तो बाबर आजम ऐसा नाकाम कप्तान नहीं है। देखे, आपने 9 मैच खेले, 4 हारे, 5 में शिकस्त हुई और 2 मैच तो आप बहुत लड़के हारे। और जो जनूबी अफ्रीका वाला मैच था बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अशरफ साहब आपके वक्त के लिए। हजरत खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अब कुछ बात करें स्मोक के हवाले से, तो स्मोक के तदारुक के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। अदालत का तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को हफ्ते के रोज़ बंद रखने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा है कि दफातर में हफ्ते में 2 रोज़ घर से काम की पॉलिसी पर अमल पैरा किया जाए। बिल्कुल, ये काम फैसला किया गया है स्मोक के तदारुक के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है कि अदालत ने तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को हफ्ते के रोज़ बंद रखने का हुक्म दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा है कि दफातर में हफ्ते में 2 रोज़ घर से काम की पॉलिसी पर अमल किया जाएगा और ये इकदाम किए जाएंगे ताकि स्मॉग में कमी लाई जा सके। और पिछले कुछ दिनों में स्मॉग में तो बेहतरी रही, लेकिन अब फिर से स्मॉग ने सर उठाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर तफसीलात जानते हैं। मैं ज्वाइन किया है सुलेमान अवान ने। सुलेमान, मज़ीद क्या फ़ैसला किया गया इस हवाले से? आज बिल्कुल लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक के तदारुक के इंतजाम बेहतर ना होने पर फौरी तौर पर डीजी माहौलियाती करने और हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर अमल बरामद कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क की है कि स्मोक के तदारुक के लिए क्या हुकूमत के पास सिर्फ यही हल है कि पूरे पंजाब में छुट्टियां कर दें। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के केस में हारून फारूक ने दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की है। अदालत के हुक्म पर कमिश्नर लाहौर में दीगर सरकारी अफसरान अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने रिमार्क की है कि कमिश्नर यहाँ आकर बातें करते हैं मगर कारकर्दगी कुछ नहीं है। अदालत ने दावा कराया कि हालात खराब हो रहे हैं, मुख्तलिफ हालातों से वीडियोज आ रही हैं। अदालत ने निगरान पंजाब हुकूमत को हदायत की कि शेखुपुरा, हाफजाबाद, गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर के तबादले करें। इन अफसरान को तौहीन अदालत को शोकस नोटिस भी जारी कर रहा हूँ। अदालत ने हुक्म दिया कि हफ्ते के रोज तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद करें। अदालत ने मजीद हदायत की कि हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर अमल बरामद कराएं। अदालत ने मजीद रिमार्क देते हुए कहा कि लाहौर के दिल में फायर जलाकर बुरा हाल किया हुआ है। अदालत ने हुक्म दिया कि डीजी एनवायरमेंट को फौरी तौर पर तब्दील करें। अदालत ने दलमी का इज़हार करते हुए रिमार्क किए कि आपने दी तो आप खुद छुट्टी पर चले गए, घरों में बैठ। ठीक है सुलेमान अवान, अपडेट करने के लिए सहा मामले से बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में फिर स्मॉग के बादल छा गए हैं। आलूदा शहरों की फहरिस्त में बागों का शहर आज फिर दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। फ़िज़ाई मयार कल से भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि शहर में अगले 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तिबी माहिरीन ने अवाम को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। उधर स्मोक के बायस पंजाब के 8 अजला में बंद तालीमी इदारे दोबारा से खुल गए हैं और बागों का शहर आज भी स्मोक में टॉप ऑफ द लिस्ट है। लेकिन देखना आयशा ये है कि अगर ये स्मॉग दोबारा से इतनी बढ़ती है तो क्या इस बार भी वही छुट्टी का काम जो पहले किया गया वैसे स्टेप लिया जाएगा? सैटरडे की तो छुट्टी अनाउंस कर दी है लाहौर हाई कोर्ट ने, कहा है कि जो दफातर हैं वो भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करें। लेकिन स्कूल्स वगैरह तो मेरा ख्याल है सैटरडे को वैसे ही बंद रहते हैं।
अच्छा जी, 3 दिन की छुट्टी के बाद स्मोग एक बार फिर से लाहौर में वापस आ गई है। स्मोग की भी 3 दिन की छुट्टी थी, स्मोग ने दोबारा से पंजे गाड़ लिए हैं। दिन 10 बजे लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 रिकॉर्ड किया गया है। दिन 12 बजे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 हो गया था। दिन 12 बजे लाहौर में सबसे ज़्यादा स्मोग DHA फेज़ 8 में 326 रिकॉर्ड की गई थी, जबकि दिन 12 बजे लाहौर में शाहराह कायद आज़म पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 296 रिकॉर्ड किया गया था। भारतीय दारुल हुकूमत में 412 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर है और भारतीय दारुल हुकूमत अभी भी नंबर 1 पर है और उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 है, जबकि लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 रिकॉर्ड किया गया था, जबकि दिन 12 बजे AQI 262 रिकॉर्ड किया गया था। डॉक्टर एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, 3 दिन पहले थोड़ी सी जो बारिश होती है उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 130 पर आ जाता है, जिसके बाद दोबारा से हम देख रहे हैं कि वो 333 हो चुका है। तो क्या समझते हैं इस पर काबू पाने के लिए? बारिश ऑब्वियसली हल है ही, उसके अलावा क्या इसका हल निकल सकता है छुट्टियों के अलावा? इसका हल जो है ना, बेसिकली देखने की जरूरत है कि इस वक्त जो मेन रीजन जो है वो क्या है। इसकी जो मेन रीजन है वो बुनियादी तौर पर तो जो डस्ट है, जो धुआं है, जो एयर पोल्यूशन है, जिसमें ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर, जो क्रॉप्स की जो बर्निंग है वो करती है। तो होता ही है, जब बारिश होती है तो ये पार्टिकल जो है वो सेटल हो जाते हैं। तो 3-4 दिन तो उसका असर रहता है, लेकिन फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वो ज़र्रात जो हैं वो हवा में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह अगर हवा चले तो हवा के चलने से जो है वो डिस्पर्शन हो जाती है। वो पार्टिकल जो हैं जिस तरह इंडिया से मूव करके पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, इसी तरह वो डिस्पर्स हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर इसका मुस्तकिल हल अगर हम देखें तो यही है कि जो हमारे एयर पोल्यूशन जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से होती है उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा जो पेट्रोल है, हमारा जो डीजल है, हमारे जो ऑयल है, जो उसकी जो क्वालिटी है वो उसको देखने की जरूरत है। ट्यूनिंग गाड़ियों की नहीं होती। हमारे यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रिक्शे हैं, बसेस हैं, चिंजी हैं, ट्रक्स हैं, वो जो भी पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, जो डीजल इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। फिर ट्यूनिंग वक्त पे नहीं होती। कैटालिटिक कन्वर्टर जिसकी जरूरत है वो उसको जो है इस्तेमाल नहीं करते। सही। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि दिन में 12 बजे के बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया। इसके पीछे क्या रीजन हो सकती हैं? हालांकि दिन में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। जी, ये आई थिंक जो बेसिकली टेम्परेरी कोई इस तरह का रिलीफ है। अदरवाइज अगर आप अभी जो है जो 3-4 बजे देखेंगे तो अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 12 बजे के बाद 262 था और अभी जो करंट है AQI वो है 167। तो ये ग्रेजुअली कम हो रहा है। सुबह में ज्यादा था, 12 बजे कम हुआ और अब और कम है। ये क्या रीजन है इसके पीछे? जी, मेरा अपना ख्याल है कि इसमें जो एक फैक्टर जो हो सकता है वो ये है कि जो थोड़ी बहुत दिन में हवा भी चलती रही है। जो मैं खुद इस वक्त जो है वो जहाँ पे हूँ, ये एक स्टॉप है, बसों का अड्डा है, तो यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है कि हल्की हल्की हवा जो है ना वो चल रही है। उसकी वजह से जो डिस्पर्स चीजें जो है वो हो रही हैं, तो जिसकी वजह से ये जो है ये टेम्परेरी रिलीज जो है वो शायद मिला है। लेकिन अगर शाम को करेंगे तो फिर हालात वही होंगे जो असेसमेंट होगी। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एजाज अहमद माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद थे और ये ग्रेजुअली कम हो रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुदरती तौर पर मज़ीद अगर कोई बारिश हो जाती है उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। अभी करंट AQI 167 है और जब तक स्मोक है तब तक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सके। एक अहम खबर आप तक पहुँचाते हैं। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा सरदार अयाज सादिक कोयटा पहुँच चुके हैं। उनके हमरा साबिक सेनेटर डॉक्टर अशोक कुमार भी उनके साथ मौजूद हैं। अयाज सादिक पार्टी में शामिल होने वाले सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के 14 नवंबर के दौरे को हतमी शक्ल देंगे। नवाज शरीफ, जाम कमाल, सलीम खोसा, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान और दीगर सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद बलोचिस्तान की 15 अहम सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगी। नवाज शरीफ कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। नवाज शरीफ कौम परस्त जमातों समेत कबायली शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। कुछ और अहम खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद।
पाकिस्तान लाइव के सेकंड आवर का आगाज करते हैं। खबर यह है कि नेशनल क्राइम है बुशरा बीबी आज बतौर मुलजिमा नैब ऑफिस में पेश हुई हैं। नैब ने फराह गोगी को भी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में दिन 3:30 बजे मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया था। और अब ये अहम खबर है कि 1 घंटे से तफ्तीश का अमल जारी है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश हो चुकी हैं और उनसे पूछगछ इस हवाले से केस के हवाले से की जा रही है। बुशरा बीबी आज बतौर मुलजिमा नैब ऑफिस में पेश हुई हैं। नैब का फराह गोगी को भी 3:30 बजे मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने का हुक्म था। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड का एक केस है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में अब पेश हो चुकी हैं। तफसीलात जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है आदिल सईद अब्बासी ने। आदिल, क्या तफसीलात हैं और ये बताइएगा कि कितनी देर हो चुकी है तफ्तीश के अमल को लेकर? देखिए 2 बजे के करीब इस केस में बुशरा बीबी आज नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश हुई। तहकीकाती टीम के सामने अब जो बुशरा बीबी हैं वो पेश हो चुकी हैं। अपने वकला के हमरा बुशरा बीबी आज पेश हुई। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है जिसमें बुशरा बीबी को आज तलब किया गया था नैब रावलपिंडी ऑफिस की जानिब से। 2 बजे का वक्त दिया गया था और 2:10 पर बुशरा बीबी जो हैं वो नैब ऑफिस पहुंची और अब उनसे तफ्तीश जो है वो की जा रही है। 1 घंटे से गुजर चुका है। तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। नैब की तहकीकाती टीम बुशरा बीबी से इस वक्त तफ्तीश कर रही है। इसी केस में एहतसाब अदालत की जानिब से 15 नवंबर तक अबूरी जमानत जो है वो मंजूर हुई है बुशरा बीबी की। ताहम नैब की जानिब से उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता आज, क्योंकि बतौर मुलजिमा आज बुशरा बीबी जो है वो पेश हुई हैं। पहली दफ़ा उनका स्टेटस जो है वो चेंज किया गया और बतौर मुलजिमा उन्हें तलब किया गया था और अब बतौर मुलजिमा वो इधर नैब ऑफिस में पेश हो चुकी हैं। नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में जब अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हो रही थी तो उस वक्त ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था और बयान किया गया था कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है वो मतलूब नहीं है। यह अदालत में नैब की जानिब से बयान दिया गया था, जिसके बाद अब अगर नैब बुशरा बीबी को गिरफ्तार करती है तो उसके लिए पहले अदालत की इजाज़त जो है वो लेनी पड़ेगी और अदालत को आगाह करना पड़ेगा। उसके बाद ही नैब जो है बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर सकती है। ताहम बुशरा बीबी जो है इस वक्त नैब की तहकीकाती टीम के सामने पेश है और तहकीकाती टीम जो है वो पूछताछ कर रही है इस वक्त। इसके अलावा फराह गोगी को भी इसी केस में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तलब किया गया था। 3 बजे का वक्त दिया गया था फराह गोगी को। ताहम 3 तो बज चुके हैं, लेकिन फराह गोगी जो है वो अदालत में इधर नैब ऑफिस में पेश इस वक्त तफ्तीश जो है वो जारी है। जी ठीक है, तफ्तीश जारी है। फराह गोगी के हवाले से आपने बताया कि वो पेश नहीं हुई। इसी पर तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ एहसान अहमद ने, माहिर कानून है। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीगल मैटर है और अब हमें ये सब खबर सामने आ चुकी है कि बुशरा बीबी को अब मुलजिमा करार दिया गया है। क्या समझते हैं आप कि जो 190 मिलियन पाउंड का ये केस है, ये इतना इंपॉर्टेंट केस है, ये इतना अहम केस है कि इसमें उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है और कोई सजा भी हो सकती है? इसके बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स भी हैं, कॉर्पोरेटिव एविडेंस भी है और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इसकी डेट्स भी हैं। क्योंकि 2018 के अंदर ये अमाउंट जो थी वो फर्स्ट ट्रांच जो थी वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने कॉन्फिस्केट की यूनाइटेड किंगडम के अंदर। फिर 2019 के अंदर जो है वो कॉन्फिस्केट की गई थी। फिर उसके बाद ये है कि दिसंबर 2019 के अंदर जो है वो आपके कैबिनेट ने एक फैसला किया और वो जो लेटर था उसको उन्होंने कहा कि जी खोलना नहीं है और उसके मुताबिक कर दिया। और उसके बाद जो अमाउंट पाकिस्तान के अंदर आई वो आनी चाहिए थी स्टेट बैंक के अकाउंट के अंदर और उसको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक अकाउंट था उसकी लायबिलिटी के अंदर उसे ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन इसका जो दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था वो था कि जो डोनेशन थे, और वो डोनेशन 2 तरह के थे। एक वो डोनेशन था कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम और उनकी मिसेज के नाम पे एक डीड बनी, और दूसरा ये था कि जो इसका फरद शहजादी है इसके नाम के ऊपर 2021 के अंदर जाके तो 240 मिलियन जो है 240 कनाल जमीन जो है वो ट्रांसफर की गई बिजनेस टाइकॉन में। तो ये सारी चीजें जो है वो कॉर्पोरेट करती हैं अल्टीमेटली उस फैसले की तरफ जिसके अंदर जो कैबिनेट के लोग भी हैं उन्होंने ये कहा हुआ है कि जी हमने 1-2 ने एतराज भी किया कि इसको ओपन करें और इसको डिबेट के अंदर लेके आए, डिस्कस करें, लेकिन इसमें गौर नहीं हुआ। लेकिन इसका साइमल्टेनियसली जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे क्वेरीज की हैं
ये किस तरह पैसा जो था वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर आया जी, और वो कौन सी लायबिलिटी थी जो 460 बिलियन रुपीस की थी और उस जजमेंट के अगेंस्ट जो कराची के अंदर बहरिया टाउन और मलीज डेवलपमेंट अथॉरिटी के था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अमाउंट दी और उसके अंदर जो डिफॉल्ट था वो भी मेरे बहस आया। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो किस तरह एक जो अमाउंट थी जो ठीक है, ये इन्वेस्टिगेट होना बहुत ज़रूरी है और इसमें आप बता रहे हैं कि इसमें मुमकिन तौर पर सज़ा भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हाफिज़ एहसान अहमद हमारे साथ मौजूद थे। आदिल सिद्दीकी आपने भी अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर ये नाज़रीन कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। 100 इंडेक्स अब 56,000 की सतह भी अबूर कर चुका है। 100 इंडेक्स में 897 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आ रहा है। मार्केट 56,289 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। ये अहम तरीन खबर है और इससे पहले जब हमने माहिरीन की राय भी ली इस हवाले से तो उनका कहना ये है कि ये जो मुस्बत खबर है या इसके जो असरात हैं वो डेफिनेटली IMF की जो इस वक्त बेशरफ चल रही है उस हवाले से सामने आ रहे हैं। इसी पर बात करते हैं। नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब नाइच, ये कहिएगा कि ये IMF के साथ जो मुज़ाकराती अमल इस वक्त जारी है और एक्सपेक्टेड ये है कि पाकिस्तान को एक और किस्त मिल जाएगी, तो क्या ये उसके असरात हैं जो स्टॉक मार्केट में हमें नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, वो अहम सबब है कि IMF के साथ जो जारी मुज़ाकरात हैं उसमें जो पेशरफ्त हो रही है उसके बायस मार्केट मुसलसल इजाफे में जा रही है, जबकि और इलेक्शन की डेट भी हो सकती है इसके पीछे। नजीब, मैं आपको कतई कलामी की माजरत चाहूँगा, ये भी कहेगा इलेक्शन की डेट भी थी और उसके अलावा जी बिल्कुल ज़र मुबादला के ज़खायर में जो इजाफा हुआ है, उसके अलावा जो तरसीलात ज़र जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से भी इस माह जो रकम आई है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब जो इम्कान है कि शरह सूद में कमी आएगी, इसके बायस भी स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है और स्टॉक मार्केट में तेज़ी का सबब यह है कि अगर शरह सूद में कमी होती है तो यकीनन जो मुल्क की बड़ी कंपनीज़ है जो बैंक से मुख्तलिफ बैंक से जो है लोन लेके अपने कारोबार को मज़ीद वसी करती हैं, यकीनन जब वो इजाफा होगा तब भी एक रो सा बन गया है और मुसलसल स्टॉक मार्केट इजाफे में है और इसका इम्पेक्ट भी यकीनन आम आदमी पर पड़ेगा और आम आदमी को इसका फ़ायदा होगा, लेकिन उसमें कुछ वक्त लग सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट कहा यह जा सकता है कि आइंदा दिनों में भी इसमें इजाफा होगा। इस वक्त स्टॉक मार्केट अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। 56,500 पॉइंट से ज़ायद इजाफा देखा जा रहा है। तमाम ही सेक्टर, फर्टिलाइज़र हो, बैंक्स हो, सीमेंट, तमाम ही सेक्टर्स में बेहतरी नज़र आ रही है। दूसरी जानब करेंसी के हवाले से बात की जाए, जो करेंसी पर फिलवक्त दबाव बरकरार है, उसकी एक वजह जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जारी थी उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन बड़ा जो सबब है मुख्तलिफ जो इम्पोर्टर्स हैं उनकी जानिब से LCs खुलने के बाद अपना जो सामान है वो तलब किया जा रहा है। इम्पोर्ट्स पर जो सामान है वो भी लिया जा रहा है, जिसके बाद डॉलर्स की पेमेंट हो रही है, जिसकी वजह से डॉलर में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहे नजीब, हमारे साथ ही मौजूद रहे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कैस असलम ने, माहिर माशियात हैं। डॉक्टर कैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, पाकिस्तान लाइव के लिए। ये कहिए कि डॉक्टर साहब कि अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त मुल्क की तारीख की हमें नई बुलंद तरीन सतह पर नज़र आ रही है, पहुँचती नज़र आ रही है, तो ये कहिएगा कि क्या ये IMF के साथ जो हमारी इस वक्त एक बातचीत का अमल चल रहा है, नई किस्त हमें मिलने जा रही है मुमकिन तौर पर, और जो इलेक्शन डेट अब सामने आ चुकी है, ये उसकी वजह से हम देख रहे हैं तब्दीली? देखें, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि जब मैंने ये देखा है पिछले कुछ सालों में कि डॉलर गिरता है तो स्टॉक मार्केट चढ़ती है, डॉलर चढ़ता है तो स्टॉक मार्केट गिरती है। ये एक रुझान है। मगर आपकी बात सही है कि कॉन्फिडेंस भी आया है अब हमारे इन्वेस्टर्स में, हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हुई है। हम गवर्नमेंट ने ये जो शुरू किया है कंस्ट्रक्शन, उसमें जनरेट हुई है, डिमांड भी, लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ है, तो इन्फ्लेशन भी नीचे गई है। सो दोनों बातें हैं कि इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस भी है और जो है वो डॉलर से निकाल के लोग अब स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हैं। ठीक है, वेरी क्विकली लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, वो ये कि इस हवाले से ये कहिएगा कि जो डॉलर है वो तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि वापस ऊपर चढ़ता नजर आ रहा है, रुपया फिर नीचे आ रहा है।
जी, वो जो आपने उस वक्त डंडे के जोर पर डॉलर नीचे लाए थे, तो वो नेचुरली डंडा अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो चीजें, मगर उसके साथ साथ वो भी है कि इंपोर्ट्स भी तो खुली हैं, आप एलसीज और वो जो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है तो रॉ मटेरियल भी आता है, मशीनें भी आती हैं, तो फिर वो नेचुरली डॉलर ने भी ऊपर जाना है। ठीक है, डॉक्टर कैस हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नजीब नाइच ने भी हमें सूरत हाल से अपडेट किया। नजीब नाइच, आपका भी अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात करें डॉलर के हवाले से तो इंटर बैंक में डॉलर 87 पैसे महंगा हो गया है। इंटर बैंक में डॉलर 287 रुपये 90 पैसे का हो चुका है। ओपन मार्केट की बात करें तो डॉलर 288 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इंटर बैंक में डॉलर अब 87 पैसे महंगा हो गया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक बार फिर डॉलर हमें मजबूत होता नजर आ रहा है, रुपया फिर कमज़ोर हो रहा है, लेकिन कितने दिन तक ऐसा चलेगा वो देखना ज़रूरी है। और एक और अहम मामला यह है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का दूसरा तकनीकी दौर जारी है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की सरबराही में वफ़द की मुज़ाकरात में शिरकत। गवर्नर स्टेट बैंक चेयरमैन FBR भी मुज़ाकरात में शरीक हुए हैं, ज़रा इस बात की तस्दीक करते हैं। जबकि वज़ारत ख़जाना, FBR, स्टेट बैंक और वज़ारत तवानाई हुकाम की भी मुज़ाकरात में शिरकत है। अहम तरीन ये मुज़ाकरात हैं। IMF की जानिब से मिशन के सरबराह वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। और ज़रा ये भी बताते हैं कि IMF वफ़द ने अपने मुतालिबात और सिफारिशात से आगाह कर दिया है। ज़राए वज़ारत ख़जाना ये कन्फर्म कर रहे हैं पॉलिसी सतह मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ग़ुलाम मुर्तज़ा ने। ग़ुलाम मुर्तज़ा, क्या तफ़सीलात हैं मुज़ाकरात से मुताल्लिक़? जी बिल्कुल, IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात जारी हैं और इन मुज़ाकरात में आज तवानाई के हवाले से बात हो रही है और IMF की जानिब से जो मिशन की सरबराही है नासन पोटर कर रहे हैं और स्टेट बैंक चेयरमैन FBR से भी मुज़ाकरात हुए आज। और निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर जो है उनकी सरबराही थी। मिशन के जो मुतालबात हैं उनमें कुछ सिफारिशात भी हैं, कुछ मुतालबात हैं, उस हवाले से आज आगाह किए गए। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जो है 15 नवंबर तक जारी रहेंगे और तकनीकी सतह मुज़ाकरात में IMF के साथ सादी डाटा शेयर किया गया है आज। और पहले जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरअमीर है। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि पाकिस्तान पहले जायजे के लिए IMF की तमाम आमद पूरी कर चुका है। ठीक है, मुज़ाकराती अमल जारी है, देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका ग़ुलाम मुर्तज़ा, आपने हमें अपडेट किया सहा मामले से। बात करते हैं स्मॉग के हवाले से। तो स्मॉग के तदारुक के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला कर लिया है। अदालत ने तमाम स्कूल्स कॉलेजेस को हफ्ते के रोज़ बंद करने का हुक्म दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा है कि दफातर में हफ्ते में 2 रोज़ घर से काम की पॉलिसी पर अमल किया जाए। और इस हवाले से हम तफसीलात भी जानते हैं और आपको बताते हैं कि इस हवाले से क्या कहा गया है। मज़ीद दफातर में हफ्ते में 2 रोज़ घर से काम की पॉलिसी है और ये कहा गया कि स्मॉग के तदारुक के लिए ये बड़ा फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने किया है। 3 दिन की छुट्टी के बाद स्मॉग की लाहौर में फिर वापसी। स्मॉग ने दोबारा पंजे गाड़ लिए हैं। लाहौर में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दुनिया में लाहौर का तीसरा नंबर है। दिन 10 बजे लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 रिकॉर्ड किया गया। दिन 12 बजे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 हो गया, जबकि दिन 12 बजे लाहौर में सबसे ज़्यादा स्मॉग DHA फेज़ 8 में 326 रिकॉर्ड की गई है। दिन 12 बजे लाहौर में शाहराह कायद आज़म पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 296 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत 412 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। ये वो इस वक्त फिगर सामने आ रहे हैं कि कहाँ पर कितनी स्मॉग है। तो भारत इस वक्त सबसे पहले भारत स्मॉग पे के हवाले से जो है वो नंबर 1 पे है, वहाँ पर ज़्यादा पॉल्यूशन है। जबकि लाहौर में स्मॉग में अब बतदरीज कमी देखने में आ रही है। कुछ लाहौर में 3 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर 165 पर आ चुका है। 3 दिन की छुट्टी के बाद स्मोग की लाहौर में एक बार फिर से वापसी और स्मोग अब बढ़ रही है। लाहौर में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 रिकॉर्ड किया गया था और अब बतदरीज उसमें कमी देखी जा रही है। दिन 12 बजे के बाद स्मोग जो AQI इंडेक्स है उसमें कमी देखी गई है और 165 पर आ गया है। 3 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर अब 165 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 रिकॉर्ड किया गया था।
मजीद खबरें पाकिस्तान लाइव का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ। एक मेरा, एक मेरी मिसेस थी, वाइफ मेरी, एक मेरी नवासी और मेरा पोता 4 माह का। शादाब कॉलोनी फिरोजपुर रोड के रिहायशी रफाकत हुसैन की बेटी की 25 नवंबर को बारात थी। पूरी फैमिली डिफेंस फेज 7 में बेटी की रस्में मायूं अदा करने के बाद घर वापस आ रही थी कि कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी को टक्कर मार दी। कार सवार एक हामला औरत समेत 6 अफराद मौके पर जान भाग हो गए। मेरे आगे मेरे बड़े बेटे की गाड़ी जो हिट की है वो थी, वो स्पीड ब्रेकर्स में स्लो करके वो आराम 10-15 की स्पीड में होगा, वो चौक में पहुंच गया और हम स्पीड ब्रेकर के ऊपर पहुंच गए हैं। और वो उधर मैकडोनल्ड की तरफ से ये लड़का निकला है, 170 की स्पीड होगी, इसने उसको हिट किया और गाड़ी जो है वो 35-40 फुट ऊपर जाकर फेंक। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कम उम्र ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस बाअसर कम उम्र ड्राइवर मुलजिम को बचाने की कोशिश कर रही है। 10 घंटे हॉस्पिटल में रहे हैं, वो एक कागज आना था वो नहीं पुलिस ने हमें दिया। कभी कह रहे एसपी साहब ड्यूटी पे नहीं है, घर हैं, वो अभी नाश्ता करने के लिए गए हैं। जनाब वज़ीर आला साहब हमें इंसाफ दे दें। एडे जालम लोग ने छोटे छोटे बच्चों के हथा च गड्डियां दे देंदे, सोचते नहीं कि अगले दा भी असीं कि नाले दा कोई सोचीए। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਕੱਖ नहीं रहा साडा। रफाकत का कहना है कि पुलिस से कोई उम्मीद नहीं। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इंसाफ की उम्मीद है। पुलिस ने 18 घंटे तक पोस्टमार्टम न होने दिया। एहतजाज की कॉल पर लाशें वापस मिली। इलाका मकीन करने लगे कि अगर ये डॉक्टर नहीं दे रहे फिर हम मेन फिरोजपुर रोड बंद करते हैं। तो जब हमने कहा कि हम जा रहे हैं मेन फिरोजपुर रोड को बंद करने के लिए, तो फिर उन्होंने डाकट जारी किया। लड़की की बारात से 12 रोज कबल उसी घर में 7 अफराद के मातम ने पूरा इलाका सोगवार कर दिया। बेटी की रस्में माइयों के दिन मां समेत एक ही फैमिली के 7 अफराद ट्रैफिक हादसे में जाँ भाग हो गए। इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकम्मल पाबंदी आयद करना होगी। कैमरामैन आगा जैन के साथ शिराज निसार, PNN लाहौर। लेकिन ये मामूल की बात है, यहाँ पर जो कम उम्र बच्चे हैं नजर आते हैं, वो सड़कों पे गाड़ियाँ बाइक दौड़ा रहे हैं और कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। और इस तरह के वाकयात बाकी सबके लिए भी एक लेसन होते हैं कि जब आप अगर कोई भी ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, आप एटलीस्ट नज़र आ जाता है उसकी एज कितनी है, उससे लाइसेंस चेक करें। और 18 साल से कम उम्र के पास गाड़ी कैसे, इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। लाहौर का इलाका है डिफेंस C, जहाँ कम उम्र ड्राइवर की गफलत से हामला खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। ये कहना है चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तनसर फेरोज का, जो इस वक्त नुमाइंदा PNN शिराज निसार के साथ ही मौजूद हैं। जी शिराज, बताइएगा क्या कहना है उनका। जिन C के इलाके में कम उम्र ड्राइवर की गफलत के बायस एक ही घर के 7 अफराद जाँ भाग हो गए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तनसर फरोज हमारे साथ मौजूद हैं और आज शहर भर में 90 से ज़्यादा जो है वो नाके लगाए गए हैं और ड्राइवरों के खिलाफ जो कम उम्र ड्राइवर हैं ऑपरेशन किया जा रहा है। हम सीटीओ की जुबानी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस साल तकरीबन 20,500 से ज़्यादा कम उम्र ड्राइवर्स को चालान किया गया है, लेकिन अब इस अंदोनाक आने के बाद हमने ये फैसला किया है कि हम उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त एक्शन है, अगर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग को करते हैं तो सेक्शन 279 PPC के तहत FIR दर्ज होती है। तो हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे ताकि लोगों को ये ठीक मैसेज जाए और इस कबात पर हम काबू पा सकें। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तनसर फरोज का ये कहना है कि वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को समझाएं। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और आज भी शहर में 90 मुकामात पर नाके लगाए गए हैं और कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जी अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। तहरीक इंसाफ के वकील इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दीगर कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की इसी तरह से मरियम नवाज को मिली हुई है। 10 दिन पहले उनको इतला दी जाएगी, ये बाकायदा तौर पर ऑर्डर है और उस ऑर्डर की कापी भी फराहम की गई, लेकिन अदालत ने बड़ा उसके अंदर वाज़ेह तौर पर जब फैसला आया तो ये कहा कि हम गिरफ्तारी से रोक नहीं सकते। आज भी हमें ये खदशा ज़रूर था कि कोई इस तरह की हरकत कि कोई नया मुकदमा या कोई ऐसा मामला जिसमें गिरफ्तारी के अफवाहें जो हैं वो फैलाई गई थी, तो हमेशा खान साहब हों, उनकी फैमिली हो, उनकी बहनें हों, उन्होंने कानून के सामने सरेंडर किया है और बेशक बोगस झूठे केसेस हैं लेकिन वो डट कर फेस कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं और तमाम केसेस में पेश हो रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट केस पूरी दुनिया जानती है कि वो जो यूनिवर्सिटी अलकादर ट्रस्ट वाला मामला बनाया गया
उसमें एज ए ट्रस्टी थी, किसी तरह से उनके अकाउंट में पैसों के हवाले से या कोई और बेनिफिट के हवाले से कोई ऐसी गुफ्तगू आपने सुनी। अभी शामिल करेंगे 10 इंटरनेशनल खबरें। खबर यह है कि तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को अहकामात पर कानून के मुताबिक इकदाम करने का हुक्म। अदालत ने सवाल किया है, वारंट लेंगे तो क्या बुलाना नहीं पड़ेगा? नायब प्रोसिक्यूटर ने बताया, गिरफ्तार करेंगे तो जिस्मानी रिमांड के लिए यहाँ ही लाएंगे। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानते हैं। जी आदिल। देखिए, एहतसाब अदालत की जानिब से तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड जो केस है नैब के, उसमें चेयरमैन तरीके साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। नैब की जानिब से चेयरमैन तरीके साहब के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए दरख्वास्त भी एहतसाब अदालत में दायर कर दी गई, जिस पर एहतसाब अदालत ने जेल सुप्रिटेंडेंट को वारंट की तामील के लिए कानून के मुताबिक इक़दाम का हुक्म जो है वो भी जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने ये अहकाम जारी किए हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और उनकी टीम जो है वो भी अदालत में पेश हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट ने क्या किया है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जेर इल्तवा है, अदालत ने ना अदालती हुक्म मुअत्तल किया और ना कोई स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया, जिस पर नायब प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि वारंट जारी किए जाए और जेल सुप्रिटेंडेंट को इक़दाम की हिदायत की जाए, जिस पर अदालत ने अब वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जारी कर दिए हैं। और जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल सईद अब्बासी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। 15 नवंबर से डीजल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान है। मिट्टी के तेल की कीमत में 4.5 रुपये फी लीटर कमी हो सकती है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में 10 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान है। ओगरा कीमतों से मुतालिक समरी 15 नवंबर को वजारत पेट्रोलियम भिजवाएगी। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी मंजूरी देंगे। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतें औसत $5 कम हुई हैं। तो ये आज की अच्छी खबर थी जो हमने आपको बताई। आयशा, बुरी खबर भी शामिल कर लेते हैं। जी हाँ, रहीम यार खान से खबर है, जहाँ तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉले से टकरा गई है और माँ बेटा इसमें जाँ बहक हुए हैं। लाशें भी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। अफसोसनाक ये हादसा पेश आया है रहीम यार खान ने, जहाँ मोटरसाइकिल की टक्कर हुई है ट्रैक्टर ट्रॉली से और माँ बेटा जाँ बहक हो गए हैं। वंस अगेन व्यूअर्स, पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी रही। 100 इंडेक्स 2% बढ़ गई है और अब इंडेक्स 50,583 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। बिल्कुल ऐसा ही है और आपको ये बताएं कि मार्केट 1132 पॉइंट्स के इजाफे से 56,523 पॉइंट्स पर बंद हुई है। दिन भर मजमूई तौर पर 382 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 217 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 147 की शेयर में कमी हुई है। आज मार्केट की बुलंद तरीन सतह 56,553, जबकि कम तरीन सतह 55,644 रही है। मार्केट में 65 करोड़ 44 लाख से ज़ायद शेयर्स का कारोबार भी हुआ है। 217 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ है। 147 के शेयर्स में कमी हुई है। ये ताज़ा तरीन एदाद शुमार हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है और 100 इंडेक्स अब 2% बढ़ चुका है। क्या है इसके पीछे रीज़न्स, क्या हैं वो मामला जिसकी वजह से बेहतरी आ रही है? तो माहिरीन ये कहते हैं कि IMF का मामला, IMF के साथ मुज़ाकरात की वजह से ये तमाम तरह मामलात में बेहतरी एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद भी आएगी और इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद भी ये खबरें हैं कि ये बेहतरी मज़ीद आ सकती है। नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। नजीब नाइच, ये जो कारोबार के अंदर हम देख रहे हैं कि एक बुलंद तरीन सतह पर कारोबार नज़र आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है कि ये स्टेबिलिटी भी रहेगी या ये कुछ दिन तक रहेगा और उसके बाद फिर से मामला वैसे हो जाएंगे? बिल्कुल, स्टॉक मार्केट ने आज भी अपनी बुलंद तरीन सतह पर क्लोजिंग दी है। 56,500 से ज़ायद पॉइंट्स तक स्टॉक मार्केट पहुंच चुकी है। ये देखना होगा कि कब तक ये ट्रेंड जो है बरकरार रह सकता है। ये असल में वो जो डिप थी स्टॉक मार्केट पहले जो प्रेशर में रही थी, अब जो है नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि रुपए की कीमत जो है वो जब पहले 180 रुपये थी तब स्टॉक मार्केट 53,000 की हद तक आई थी, लेकिन अब इम्कान है कि स्टॉक मार्केट
मार्केट काफ़ी ऊपर जाएगी, क्योंकि डॉलर जो है उसमें भी इजाफा हो चुका है। 2-2.5 साल के पहले के अरसे के हवाले से बात की जाए, मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उसमें इजाफा देखा जा रहा है, और मुआशी जो इशारे हैं उसके बायस स्टॉक मार्केट में मुसलसल बेहतरी है। शरह सूद में इम्कान है कि आइंदा रोज़ में कमी होगी, जिससे जो मुख्तलिफ बड़े सेक्टर्स की कंपनीज़ हैं उनको जो फंडिंग होती है उसमें ज़ाहिर है शरह सूद में कमी होगी, तो वो अपना बेनिफिट बढ़ा पाएंगे और उसका असर यकीनन आम मार्केट पर पड़ेगा। उसके अलावा करंट अकाउंट खसारे में भी कमी आ चुकी है। डॉलर के हवाले से बात की जाए, जो करेंसी पर इस वक्त भी दबाव बरकरार है, उसका कुछ हद तक इम्पेक्ट जो है कुछ अरसे रहेगा, लेकिन आइंदा दिनों में कहा जा रहा है कि करेंसी के हवाले से भी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तकरीबन 1.5 से 2 माह उसमें लग सकते हैं। स्टॉक मार्केट का इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अभी मज़ीद ऊपर जाएगी, क्योंकि फोकस जो है पहले जो लोग आमतौर पर इंडिविजुअल भी स्टॉक जो डॉलर में इन्वेस्ट करते थे उन्होंने भी स्टॉक मार्केट का रुख कर लिया है। बड़े जो सेक्टर्स हैं कंपनीज़ के उन्होंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, जिसके बाद स्टॉक मार्केट में ठीक है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर मईशत हैं। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप देख रहे हैं तमाम तर सूरत हाल के किस तरह से अब जो स्टॉक मार्केट है वो बुलंद तरीन सतह पर है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं डॉलर है वो थोड़ा हमें ऊपर जाता कुछ दिनों से नजर आ रहा है। क्या समझते हैं कि मुल्क के अंदर बहुत सारी हैपनिंग चल रही हैं, क्रैकडाउन चल रहा है, अफगान महाजरीन की वापसी है, इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है, IMF के मुज़ाकरात होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं? देखिए, थोड़ी सी सर्टेनिटी जो है वो मार्केट को ड्राइव कर रही है। इस सर्टेनिटी से मतलब है कि आपने 8 फरवरी की इलेक्शन की डेट अनाउंस की, आपने सर्टेनिटी दी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं जो इमीडिएट थे, स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और डी डॉलराइजेशन, ये दूसरा एक अहम जो है, इससे रुपए की मूवमेंट कंफर्टेबल है, दोनों साइड से हो रही है। तीसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस साल में। चौथी बात यह कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज जो है वो बेहतर है, बावजूद इससे कि एक इंड्यूस्ड स्लो डाउन है, ग्रोथ को हम स्लो किए हुए हैं, पर उसके बावजूद जो इस वक्त प्रॉफिटेबिलिटी बैंक्स की है, फर्टिलाइजर की है, फिर गैस कंपनीज में लोग समझते हैं कि हिस्से की कीमत बेहतर होगी, गैस प्राइसेस तब्दील हुई, वो भी एक नीडेड रिफॉर्म था। तो चौथा वो भी आपने किया। फिर सबसे बड़ी जो सर्टेनिटी आ रही है वो इससे आ रही है, जिसको मैं कहता हूँ कि कॉशियसली मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस बात से कि IMF का मिशन वक्त से आ गया था 2 नवंबर को। एक 30 सितंबर के टारगेट्स पे बहस हो रही है, अब पॉलिसी पे भी डिस्कशन हो रही है। लेट्स होप कि ये पाया तकमील तक पहुंच जाएगी ये डिस्कशन, ये एक होप देती है। जो हमारा एक्सटर्नल जो सेक्टर है वो चैलेंज्ड है, अब भी चैलेंज्ड है, इनफ्लोज चैलेंज्ड है, और जो रुपए की कदर में आपने कमजोरी देखी है पिछले कुछ दिनों में, इसका बहुत बड़ा जो आंसर है वो इनकमिंग फ्लोज से है, जो कि आई थिंक स्लोअर है कंपेयर टू व्हाट वन एक्सपेक्ट या जो होने चाहिए थे। तो 710 मिलियन IMF से आ जाएं, इससे और तकवीत मिलेगी। अगर आप इन सब चीजों का बगैर जायजा लें और ये देखें कि जब मार्केट चली थी तो वो बहुत सस्ते हिस्से थे। सस्ते से मतलब है कि हम 3 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे थे, ये 8 पाकिस्तान का एवरेज रहा है किसी वक्त में, और पाकिस्तान की मार्केट चीप थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए और इंटरनेशनली तेल की कीमत कुछ कम हुई है, ये भी पाकिस्तान की इन्फ्लेशन के लिए अच्छा ओमन है। और ये याद रखिए कि इन्फ्लेशन से जुड़ा है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट का जुज है, वो पाकिस्तान की पॉलिसी रेट जो कि 22% है। उम्मीद ये कर रहे हैं हम, और जो अब हम PIBs को देख रहे हैं, यानी कि जो सरकार का पेपर ट्रेड हो रहा है सेकेंडरी मार्केट्स में, कि वो उसकी 3-4% वो सस्ता ट्रेड हो रहा है, कि पॉलिसी रेट भी। ठीक है नजीब साहब, ये भी बता दीजिएगा कि डॉलर तो हम देख रहे हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि रुपया कमज़ोर हो रहा है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है वो बुलंद तरीन सतह पे है। अगर हम इसको कंपेयर करें हमारी मईशत के साथ, तो क्या इनके हमारी मईशत पर कुछ ऐसे असरात पड़ते हैं? क्या कोई गरीब को कोई रिलीफ मिलता आपको करीब नज़र आ रहा है कहीं? देखिए, जो बेस्ट रिलीफ है वो ये है कि जो कीमतों का बढ़ने की शरह है उसको हम नीचे लाएं। ये बेस्ट रिलीफ है वो ये है कि जिस तरह से इकोनॉमी जो है वो सुकड़ रही है, यानी कि ग्रोथ नहीं आ रही, हम उसको वापस लाएं। हम इंटरनेशनल फाइनेंसिंग अरेंज करके जो सप्लाईज हैं वो आगे लेकर चलें, और फिर BISP की मद में जो हमने 467 अरब रखे हैं वो सबको मिले, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हो मुल्क में,
और इससे जो रिलीफ है वो रियल रिलीफ आएगा, क्योंकि हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे और नई नौकरियां क्रिएट होंगी। और एक रिलीफ ये कि 48 रुपए पेट्रोल की कीमत कम हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दफा भी ऐसा ही होगा कि डाउनवर्ड मूवमेंट होगी और थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा लोगों को। ठीक है, खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे और नजीब नाइच भी हमारे साथ मौजूद थे। आप लोगों के वक्त का बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर से भी आपको अपडेट कर देते हैं और वो है डॉलर के हवाले से कि डॉलर मज़ीद 52 पैसे महंगा हुआ है इंटरबैंक में। स्टेट बैंक के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 3 पैसे से बढ़कर 287 रुपये 55 पैसे पर बंद हुआ है। रुपया कुछ दिनों से कमज़ोर होता नज़र आ रहा है, डॉलर सर उठाता नज़र आ रहा है। इंटरबैंक में डॉलर मज़ीद महंगा हुआ है, 287.3 रुपये से बढ़कर 287.55 पर आ चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा हुआ है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पे है, कारोबारी रुझान में तेज़ी आ रही है और दूसरी जानिब जो है डॉलर वो भी सर उठा रहा है और रुपया कुछ कदरे हमें कमज़ोर नज़र आ रहा है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं, IMF का एक फैक्टर है, मुल्क के अंदर क्रैकडाउन का एक फैक्टर है, इलेक्शन की डेट का अनाउंस होना इसमें एक अहम फैक्टर है और अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी भी फैक्टर है। तो बहुत सारे अनासर इसके अंदर, बहुत सारे अवामिल इसके अंदर शामिल हैं जो इस पर असरअंदाज हो रहे हैं। स्मोक की कुछ बात करें तो स्मोक के तदारुक के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत का तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को हफ्ते के रोज़ बंद रखने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा है कि दफातर में हफ्ते में 2 रोज़ घर से काम की पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। अहम खबर यह है स्मोक के हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो बड़ा फैसला दिया है वो ये है कि हफ्ते के रोज़ स्कूल बंद रहेंगे। 3 दिन की छुट्टी के बाद स्मोक की एक बार फिर लाहौर में वापसी हुई है। बिल्कुल, स्मॉग ने दोबारा से पंजे गाड़ ली हैं। कुछ दिन हमने देखा कि जब मौसम बेहतर हुआ, कुछ बारिशें हुई तो बेहतरी आई, लेकिन 3 दिन की छुट्टी के बाद स्मॉग की लाहौर में फिर वापसी हो गई है। स्मॉग ने दोबारा से पंजे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। लाहौर में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दुनिया में लाहौर का तीसरा नंबर है। दिन 10 बजे 333 था, दिन 12 बजे 262 रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज़ 8 में 326 पे रिकॉर्ड किया गया। शाहराह कायदे आज़म पर 296 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। तो स्मॉग एक बार फिर से बारिश के बाद हमें सर उठाती नज़र आ रही है और डेफिनेटली भारत जहां पर इस वक्त 412 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसके असरात पड़ोसी मुल्क पर भी पड़ रहे हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि दोबारा से स्मॉग सर उठा रही है। स्मॉग के बाद बात करें मलेरिया की तो सिंध भर में मलेरिया भी एक बार फिर से मच्छर बेकाबू होता नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 2248 अफराद में मलेरिया की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में 16 अफराद में मलेरिया की तस्दीक हुई है। मुतादिद अफराद अभी भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। रवा बरस सिंध में मलेरिया के 4,80,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। इससे पहले डेंगू का भी सामना है, स्मॉग का भी सामना है, मलेरिया भी सर उठा रहा है और सिंध भर में मलेरिया मच्छर के केसेस में बेहद इजाफा हो गया है और रोज़ाना दर्जनों अफराद मलेरिया का शिकार हो रहे हैं। मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के बावजूद मच्छर मार स्प्रे मुहिम शुरू ही नहीं की जा रही और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे, आपको बताएंगे कि किस हद तक ज़रूरी है मच्छर मार स्प्रे का होना। इसी पर बात करते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम। जी देखिए, बिल्कुल कराची समेत सिंध भर में मच्छर बेकाबू हो चुका है। मलेरिया के केसेस में बेहद इजाफा हो चुका है। सिंध भर में स्प्रे मुहिम कई माह से बंद है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ कराची में 16 अफराद जो हैं वो मलेरिया का शिकार हुए हैं। और अगर गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिंध भर में 2248 अफराद में मलेरिया की तस्दीक हुई है, जो कि कराची समेत सिंध भर के मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। और अगर रवां साल की बात की जाए तो रवां साल के दौरान 4,80,000 से ज़्यादा अफराद मलेरिया का शिकार हुए हैं। स्प्रे मुहिम ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से मलेरिया का शिकार होने वाले मरीज जो है वो निजी अस्पतालों का ज़्यादातर रुख कर रहे हैं। एक बार फिर जो है हुकूमत से भी उन्होंने मुतालबा किया कि खुदारा कराची समेत सिंध भर में मच्छर मार स्प्रे मुहिम शुरू की जाए ताकि इन मलेरिया के मच्छरों से जो है वो बचाया जा सके। दूसरी जानब तिबी माहिरीन का भी यही कहना है कि शाम को पार्कों के अंदर वॉक करने वाले अफराद या घरों के अंदर रहने वाले अफराद अपने घरों की खिड़कियों पर जो जालियाँ लगवाएं, शाम के वक्त मच्छर मार स्प्रे मुहिम करें और अगर पार्कों में या वॉक करने जाते हैं तो मुकम्मल आस्तीन वाले कपड़े पहने ताकि मच्छरों के काटने के बाद मलेरिया से महफूज रह सकें। जी, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद। उनसे मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि मलेरिया सर उठा रहा है। अब मौसम बेहतरी की तरफ आ रहा है या थोड़ी सर्दी आ रही है, आप समझते हैं ये मौसम साजगार है बच्चों के लिए, और कैसे बचा जा सकता है इससे? देखिए, बात सारी ये है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और पीएमए का नारा भी यही है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अब हमारे यहाँ डिजीज का बर्डन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम पुरानी बीमारियां को जिसको कि हम खत्म कर सकते थे, हम उसको नहीं खत्म कर रहे, नई बीमारियां आ रही हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा एक अफसोस का मुकाम है कि हम बजट पे भी हम क्यूरेटिव साइड पे पैसे ज्यादा लगाते हैं, यानी कि इलाज के लिए ज्यादा देते हैं और मेहनत करते हैं, बीमारी को रोकने के इक़दाम कम किए जाते हैं। तो मलेरिया उसमें एक ऐसी बीमारी है जिसको हम बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। सबको मालूम है कि मच्छर से मलेरिया होता है, और कई सालों से हम जब से पाकिस्तान बना, मैं तो बचपन में से सुन रहा हूँ कि जी मलेरिया बैग रोल, ये मलेरिया रोल और फला ये वो सारा इसकी रोकथाम के लिए सारी हो रही है बातें, लेकिन मलेरिया तो खत्म नहीं हुआ। मच्छर से पैदा होने वाले एक और बीमारी डेंगू आ गई है, उसके बाद चिकनगुनिया है, जीका वायरस है। तो ये मैं ये कहता हूँ कि इसकी रोकने के इक़दाम किए जाए, और हुकूमत इसको प्रॉपर तरीके से, इसकी जो स्प्रे होता है उसकी प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ, उसकी पूरी कॉम्बिनेशन के साथ इसको स्प्रे किया जाए। ऐसा नहीं कि बस एक चीज ली और खुद से कर दिया। इसका एक डिपार्टमेंट है, प्रॉपर केमिकल का एक डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी में, उनसे मशवरा किया जाए और उनसे मशवरे के साथ वो केमिकल तैयार किया जाए, सोल्यूशन तैयार किया जाए, और उसको जो है वो मेरे ख्याल है 15 दिन के वक्त से, और जो कराची के अंदर जहाँ जहाँ मलेरिया के या डेंगू के केसेस आ रहे हैं उनको जो है स्प्रे ज्यादा पहली प्रायोरिटी पे किया जाए, वरना वैसे पूरे इलाके में किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हम आवाम की भी जिम्मेदारी है कि हमें एहतियात करनी चाहिए। मच्छर से बचाव के तमाम जो एहतियाती तदाबीर बताए जाते हैं, जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीज के जो डॉक्टर हैं, जो कि मच्छर की से पैदा होने वाली बीमारियों ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी बराह रास्त लिए चलते हैं। मैट्रिक बोर्ड के जो नताइज के इम्तहानात हैं उनमें करोड़ों रुपए के एवज हज़ारों तलबा के नताइज वो हेरा फेरी की गई थी। इन्हीं तलबा में से जो 6000 तलबा हैं उनकी मार्कशीट रोक दी गई है। ये वो तलबा हैं जिनकी कॉपियों में और जो गज़ट जारी किया गया उसके अंदर मार्क्स जो है वो चेंज है। इस हवाले से हम बताते चलें कि इस मामले पर साबिक नाज़िम इम्तहानात तारिक इमरान भट्ट को भी नौकरी से फारिग किया गया था, जबकि तमाम काफ़ी सारे लोग इसके अंदर मुलविस थे। बड़े पैमाने पे जो है वो नताइज में हेरा फेरी की गई थी। आज चेयरमैन बोर्ड जो है वो इन स्टूडेंट्स की मार्कशीट के हवाले से फैसला करेंगे, जबकि नाज़िम इम्तहानात चाहते हैं कि वो जो असल हक़ाइक़ हैं, जो असल नंबर्स हैं, उन्हीं को इनकी मार्कशीट रोक के जो असल नताइज हैं उनको बरकरार रखा जाए। अच्छा लुब्ना, ये बताएगा कि क्या इतना आसान है नंबर चेंज करना? और क्योंकि बहुत कम तादाद नहीं है, 6000 से ज़ायद तलबाएँ जिनकी मार्कशीट्स तब्दील की गई है, वो पोर्टल की एक्सेस किसके पास होती है और इसमें असल जो जिम्मेदार है वो कौन करार पाया है? जी ये आसान काम नहीं है, लेकिन ये करोड़ों रुपए की जो है इसमें पैसा मिला था, और जब मैट्रिक बोर्ड ने इनके जो असल जिम्मेदारान हैं उनको बचाने के लिए काफ़ी कोशिश की गई, जबकि आईटी जो इनके हेड हैं इफ्तिखार अबड़ो, उनको कह दिया गया है कि ये सारी रद्दोबदल, ये नताइज आने से 2 रोज़ कबल ही ये सारी नताइज में जो रद्दोबदल किया गया ये उस वक्त हुआ है, और उन्होंने आईटी हेड जो हैं तारिक अबड़ो उनको इसका जिम्मेदार करार दिया गया। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो इस सिलसिले में इमरान तारिक भट्ट जो नाज़िम इम्तहानात हैं उनको भी फारिग किया गया। ठीक है, आईटी के जो हेड हैं वो इसमें ज़िम्मेदार करार पाए हैं। बहुत शुक्रिया लुब्ना मुमताज़, इस हवाले से हमें अपडेट कर रही थी। तो तलबा मैट्रिक के इम्तहानात के हवाले से ये इंकशाफात हुए हैं, रद्दोबदल की गई है मार्कशीट्स में, और ज़रा ये बता रहे हैं कि जो आईटी हेड है वो इसमें ज़िम्मेदार करार पाए हैं। बिल्कुल, इसी के साथ साथ एक और भी अहम खबर है जिससे आपको अपडेट करना है कि बुशरा बीबी को जारी नैब का सवालनामा पीएनएन न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। आज एक अहम ये समाअत हुई और अब खबर यह है कि बुशरा बीबी को 2 हफ्तों में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में 11 सवालों के जवाबात जमा कराने की हिदायत की गई है। आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? इस्लामी तदरीस का कोर्स भी क्या है?
अल-कादिर ट्रस्ट प्रोजेक्ट बनाने का मकसद क्या है, ये वो अहम सवालात हैं जो PNN ने हासिल किए हैं। नैब ने अल-कादिर ट्रस्ट को मिलने वाले अतियात का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया। फराह शहजादी से आपका क्या ताल्लुक है? बुशरा बीबी ने हाउसिंग सोसाइटी से इस्लामाबाद में 240 कनाल ज़मीन हासिल की, ये भी अहम तरीन सवाल किया गया है। आपकी तालीमी काबिलियत, इस्लामी तदरीस का कोर्स भी किया है आपने, ये वो सवालात हैं जो बुशरा बीबी से नैब ने किए हैं और PNN ने ये इसकी तफसीलात हासिल कर ली हैं। सवालात हैं जो बुशरा बीबी से आज किए गए हैं और उसकी तफसीलात इस वक्त हमारे पास मौजूद है। तफसीलात जानते हैं। मैं ज्वाइन किया है आदिल सैयद अब्बासी ने। आदिल, क्या मजीद सवालात किए गए? तो 90 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी का जो स्कैंडल था उसमें आज बुशरा बीबी को नैब तहकीकाती टीम की जानिब से तलब किया गया था और बुशरा बीबी आज नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश हुई। तकरीबन 2 घंटे से जायद का वक्त था तफ्तीश जो की गई बुशरा बीबी से नैब तहकीकाती टीम की जानिब से। उनकी जानिब से जो सवाल पूछे गए और सवालनामा जो दिया गया है वो हमने हासिल किया, जिसमें कहा गया कि 12 सवालों पर मुश्तमिल ये सवालनामा जो है बुशरा बीबी को दिया गया था, जिसमें नैब की जानिब से सवाल किया गया कि आपकी तालीमी काबिलियत क्या है, इस्लामी तदरीस का कोर्स भी किया है, अल-कादिर ट्रस्ट प्रोजेक्ट बनाने का मकसद क्या है। नैब ने अल-कादिर ट्रस्ट को मिलने वाले अतियात का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया है। फराह शहजादी से आपका क्या ताल्लुक है, ये नैब की जानिब से बुशरा बीबी से सवाल किया गया। बुशरा बीबी से नैब ने सवाल किया कि क्या आपके इल्म में है कि बुशरा बीबी ने हाउसिंग सोसाइटी से इस्लामाबाद में 240 कनाल जमीन जो है वो हासिल की है। ये फराह गोगी ने ये जमीन हासिल की, ये नैब की जानिब से सवाल पूछा गया। इसके अलावा ये भी सवाल पूछा गया नैब की जानिब से क्या फराह गोगी के माली मामलात और किरदार से मुतमईन है। मलिक रियाज ने अल-कादिर ट्रस्ट में खुद दिलचस्पी दिखाई या आपने राब्ता किया। ये नैब की जानिब से 12 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा जो है बुशरा बीबी को दिया गया है और इन सवालनामों की जवाब जो है वो जमा कराने की हिदायत दी गई है। जी ठीक है आदिल सैयद अब्बासी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अभी कुछ बात करेंगे ICC वर्ल्ड कप के हवाले से। कौमी टीम के बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक मॉर्नी मॉर्कल साउथ अफ्रीका T20 लीग में मसरूफ़ होंगे और उमर गुल पाकिस्तानी टीम के बॉलिंग कोच के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। मॉर्नी मॉर्कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम के साथ मौजूद नहीं होंगे। मॉर्नी मॉर्कल का साउथ अफ्रीका लीग में एक फ्रेंचाइज के साथ मुआहदा भी तय पा गया है। अहम खबर ये है कि मॉर्नी मॉर्कल अब साउथ अफ्रीका लीग में एक फ्रेंचाइज के साथ होंगे, उनके साथ मुआहदा है और वो टीम को अगले दौरों के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। साउथ अफ्रीका T20 लीग में वो मसरूफ़ होंगे, ज़राए ऐसा बताते हैं। और उमर गुल पाकिस्तानी टीम के बॉलिंग कोच के मजबूत उम्मीदवार हैं। मिकी आर्थर बाबर आजम के हक में अब बोल पड़े हैं। कहते हैं कि बाबर आजम को अभी सीखने दें, कप्तानी से ना उनको हटाया जाए, ये उनका मौक़िफ़ है। इस हवाले से मिकी आर्थर का ये बयान है जो उनके हक में है। बाबर आजम को मौका देना चाहिए, गलतियों से सबक वो सीखेगा। मैं बाबर के साथ खड़ा हूँ, वो मेरे बहुत ही करीब हैं, ये कहा गया मिकी आर्थर की जानिब से। उन्होंने कहा कप्तान बाबर आजम मुश्किल में हैं, कप्तानी छोड़ने का उन पर दबाव है, हम इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेल पाए, इसका उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है। और ये वो अहम तरीन ख़बरें हैं जो इस वक्त मंजर-ए-आम पर आ रही हैं इस तमाम तरह मामले के हवाले से। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ख़बरें भी शामिल कर लेते हैं। ASF कराची में बुनियादी एविएशन सिक्योरिटी कोर्स की पासिंग आउट परेड्स की तकरीब हुई है। कोर्स में 732 मर्द और ख़वातीन ने तरबियत हासिल की है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद ने। जी सदीक साजिद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, ये 51वीं बुनियादी एविएशन सिक्योरिटी कोर्स और 31वें ऑफिसर बुनियादी एविएशन सिक्योरिटी कोर्स की पासिंग आउट परेड थी, जिसके मेहमान खसूसी कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार थे। और ये तकरीब जो है नेशनल अकेडमी फॉर एविएशन सिक्योरिटी ASF कराची में मुनक्कद की गई थी, जिसमें मजमूई तौर पर 732 मर्दों खवातीन ने तरबियत हासिल की। और इस मौका पर कोर कमांडर ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से मुल्की हवाई अड्डों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी और अमन अमान के सिलसिले में की जाने वाली काविशों को भरपूर सराहा और आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ट्रेनर्स के इनामात और मेडल्स भी तकसीम किए। और उन्होंने साथ ही साथ ASF शोहदा की फैमिलीज के साथ मुलाकात में शोहदा के मुल्क के लिए दी जाने वाली लाजवाब कुर्बानियों पर उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया। जी ठीक है सदीक साजिद, बहुत शुक्रिया आपका।
खैबर पख्तूनख्वा की 10 रुकनी निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया है। गवर्नर KP गुलाम अली ने निगरान काबीना से हलफ लिया है। काबीना में सैयद मसूद शाह, इरशाद कैसर और आसिफ रफीक शामिल हैं, जबकि नजीबुल्लाह, सैयद आमिर अब्दुल्ला और फेरोज जमाल शाह भी काबीना का हिस्सा हैं। अहमद रसूल बंगिश, मोहम्मद कासिम जान, आमिर नदीम और अहमद जान भी काबीना में शामिल हैं। अब से कुछ देर कबल ये निगरान काबीना ने हल्फ उठाया है। गवर्नर ने उनसे हल्फ लिया और ये वो नाम हैं जो अब सामने आ चुके हैं। 10 रुकनी निगरान काबीना ने जिन्होंने हल्फ उठा लिया है। गवर्नर KP गुलाम अली ने निगरान काबीना से हल्फ लिया है। काबीना में अहम तरीन नाम शामिल हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन KP के हवाले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का एक रोज़ में मुतल्लिका अदालत पेश करने का हुक्म सामने आ चुका है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि महकमा एंटी करप्शन सवाबी में दर्ज मुकदमे में असद कैसर मतलूब हैं। दरख्वास्त में सवाबी मुंतकिल करने के लिए राहदारी रिमांड की इस्तदा भी दी गई है। तो यह हम खबर अब तक पहुँचा रहे हैं कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के हवाले से खबर है कि राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन KP के हवाले उनको कर दिया गया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन KP के हवाले कर दिए गए हैं। अहम तरीन खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन KP के हवाले किए जा चुके हैं। राहदारी रिमांड है जिसकी इस्तदा की गई थी और अब ये खबर है कि उनको एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले उनको कर दिया गया है। तमाम तर खबरें आपको बताएं और मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आप जान सकेंगे द न्यूज़ रूम में। अभी पाकिस्तान लाइव से आज के लिए इतना ही। बिल्कुल, बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचाई आज के पाकिस्तान लाइव में। गज़ा का जिक्र किया हमने, सियासत के मैदान में क्या चल रहा है उसका जिक्र किया और मज़ीद भी डेवलपमेंट्स जो होंगी वो आपको न्यूज़ रूम में मिल सकती हैं। देखते रहिए PNN।